गाइस, आई एम रेखा चौधरी फ्रॉम लूसेंट स्टडी यूट्यूब चैनल। आप सभी का हमारी यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। और इससे पहले मैंने दो वीडियो में बताया है वर्णमाला। वर्णमाला को दो भागों में बांटा गया है। सबसे पहले स्वर और फिर व्यंजन। स्वर की दो वीडियो आपकी कंप्लीट हो चुकी है। आज से पढ़ाया जाएगा आपको व्यंजन। व्यंजन होता क्या है? स्वरों की सहायता से बोले जाने वाले वर्ण ही क्या कहलाते हैं? व्यंजन। स्वरों की सहायता से बोले जाने वाले वर्ण ही व्यंजन कहलाते हैं। गाइस, मैंने आपको इससे पहले स्वर अच्छे से पढ़ाया है, तो आप वहां समझ गए थे कि स्वर क्या होता है। अब आती है बारी व्यंजन की, क्योंकि स्वरों की सहायता से ही अब व्यंजन बोले जाएंगे। तो कैसे? जैसे व्यंजन का से शुरू होता है का, तो इसको आगे कैसे लिखा जाएगा? का प्लस आ, क्योंकि जब हम का उच्चारण करते हैं का, तो इसमें कौन सा स्वर आ रहा है? आ। प्रत्येक व्यंजन के उच्चारण में आ स्वर मिला होता है। प्रत्येक व्यंजन के उच्चारण में क्या होता है? आ स्वर मिला होता है। अब देखो कैसे, जैसे का बोल रहे हैं, हम का उच्चारण कर रहे हैं, तो का प्लस आ, का। ऐसे आगे आएगा ख, तो इसका भी क्या हो जाएगा? ख प्लस आ, क्योंकि मैंने क्या बोला, प्रत्येक व्यंजन के उच्चारण में क्या होता है? आ स्वर मिला होता है। आ के बिना व्यंजनों का उच्चारण करना क्या संभव नहीं होता है। आ के उच्चारण के बिना व्यंजन का उच्चारण क्या है? संभव नहीं है। खा, ग, तो इसको कैसे लिख देंगे? ग प्लस आ, क्योंकि जब हम इनका उच्चारण कर रहे का, खा, गा, तो क्या आ रहा पीछे? आ का उच्चारण आ रहा है ना। तो स्वरों की सहायता से बोले जाने वाले वर्ण ही क्या कहलाते हैं? हमारे व्यंजन कहलाते हैं। ठीक है, क्या कहलाते हैं? व्यंजन। और प्रत्येक व्यंजन के उच्चारण में क्या मिला होता है? आ स्वर मिला होता है। यानी आ के बिना व्यंजनों का उच्चारण संभव नहीं है। ठीक है, ये मैंने बता दिया। जैसे का प्लस आ, ये हलंत लगा है, इसका मतलब क्या है? ये आधा है। प्रत्येक व्यंजनों में क्या मिला होता है? आ स्वर मिला होता है। ठीक है, तो ये हलंत जो लगा है, इसका मतलब है ये अभी क्या है? आधा है। और जब इसमें आ स्वर जुड़ जाता है, तब ये पूरा बन जाता है व्यंजन का। ऐसी खा, ख प्लस आ, खा। तो स्वरों की सहायता से बोले जाने वाले वर्ण हमारे क्या कहलाते हैं? व्यंजन। ठीक है, अब इसकी डेफिनेशन लिखते हैं। व्यंजन स्वरों की सहायता से बोले जाने वाले वर्ण क्या कहलाते हैं? व्यंजन। व्यंजन कहलाते हैं। ठीक है, क्या कहलाते हैं? व्यंजन। और प्रत्येक व्यंजन के उच्चारण में आ स्वर मिला होता है। प्रत्येक व्यंजन के उच्चारण में आ स्वर मिला होता है। ठीक है, मैंने जैसा बताया कि आ के बिना व्यंजनों का उच्चारण असंभव है, क्योंकि हर व्यंजन में क्या मिला होता है? आ। प्रत्येक व्यंजन के उच्चारण में आ स्वर मिला होता है। आ के बिना, ये आपको पूरा लिखना है। आ के बिना व्यंजनों का उच्चारण असंभव है। ठीक है, स्वरों की सहायता से बोले जाने वाले वर्ण ही क्या कहलाते हैं? हमारे व्यंजन कहलाते। प्रत्येक व्यंजन के उच्चारण में आ स्वर मिला होता है, और आ के बिना व्यंजनों का उच्चारण असंभव है। जैसे मैंने आपको बताया, का, खा, गा। ठीक है, यहाँ पे फिर से लिख देती हूँ। का क्या हो जाएगा? क प्लस आ, ये आपको लिखना भी है। ख
खा प्लस आ। ठीक है, ऐसे जितने भी व्यंजन है हमारे वो सारे उनमें क्या मिला होता है, आ स्वर मिला होता है। अब आते हैं व्यंजनों की संख्या कितनी होती है। ठीक है, व्यंजनों की संख्या कितनी होती है। जो हमारे व्यंजनों की संख्या होती है वो 33 होती है। परंपरागत रूप से व्यंजनों की संख्या 33 मानी गई, यानी कि जो पहले से ही चली आ रही है और रही है, और बाद में डा और ढा इन्हें बोलते हैं उत्क्षिप्त व्यंजन। इनको क्या बोलते हैं, उत्क्षिप्त व्यंजन। आपको आगे व्यंजनों के भेद पढ़ाए जाएंगे तो उसमें आपको उत्क्षिप्त व्यंजन के बारे में बताया जाएगा कि उत्क्षिप्त व्यंजन कौन से होते हैं। और इन दो को मिलाकर हो गई इनकी संख्या 35। ठीक है, इन दो को मिलाकर अब इनकी संख्या कितनी हो गई है, 35। लेकिन अगर पेपरों में आपके ऐसा आ जाएगा कि व्यंजनों की संख्या परंपरागत रूप से कितनी है, तो आपको यही करना है 33। और अगर वैसे आगे की कुल कितनी है तो आप लिख सकते हो 35। ठीक है, अब आते हैं यहाँ पे कि व्यंजनों के भेद। व्यंजनों के कितने भेद होते हैं, 6। कितने भेद होते हैं, व्यंजनों के 6 भेद होते हैं। व्यंजनों के भेद, व्यंजनों के जो भेद होते हैं वो होते हैं 6। अब ये आपको यहां से कराते हैं। व्यंजनों के भेद। व्यंजन तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि व्यंजन कहते किसे है। ठीक है, व्यंजनों के भेद। तो व्यंजनों के जो भेद होते हैं वो कितने होते हैं, 6। कितने होते हैं, 6। सबसे पहले आता है आपका इसमें स्पर्श व्यंजन। सबसे पहले आता है स्पर्श व्यंजन। सबसे पहले क्या आता है, स्पर्श व्यंजन। अब व्यंजन, स्पर्श का मतलब क्या होता है, छूना। स्पर्श का मतलब क्या होता है, छूना। तो जिन व्यंजनों के उच्चारण में जीभ मुंह के किसी न किसी भाग को स्पर्श करती है उसे क्या बोलेंगे, स्पर्श व्यंजन। ठीक है, जीभ जो क्या होती है मुंह के किसी न किसी भाग को क्या करती है, स्पर्श करती है, उसे ही क्या बोलेंगे, स्पर्श व्यंजन। क्योंकि स्पर्श का मतलब ही क्या होता है, छूना। स्पर्श का मतलब ही क्या होता है, छूना। ठीक है, अब जैसे का, खा, गा, घा, का, खा, गा, घा। ठीक है, का, खा, गा, घा, घा। ये किससे बोले जाते, कंठ से। किससे बोले जाते, ये कंठ से। मैंने क्या बताया, स्पर्श व्यंजन बोलते किसे है, जिन व्यंजनों के उच्चारण में जीभ जो है मुंह के किसी ना किसी भाग को क्या कर रही है, स्पर्श करती है, उसे ही क्या बोलते हैं, स्पर्श व्यंजन बोलते हैं। ठीक है, अब मैं पूरे स्पर्श व्यंजन कराती हूँ। स्पर्श व्यंजनों की जो संख्या होती है हमारी वो होती है 25। कितनी होती है, 25। ठीक है, अब पहले इसकी डेफिनेशन लिखती हूँ कि कहते किसे, जिन व्यंजनों के उच्चारण में जिन व्यंजनों के उच्चारण में जिन व्यंजनों के उच्चारण में जीभ मुंह के किसी ना किसी भाग को स्पर्श करे, ठीक है, जिन व्यंजनों के उच्चारण में जीभ जो है मुंह के किसी ना किसी भाग को क्या करती है, स्पर्श करती है, यानी कि छूती है, उसे ही क्या बोलेंगे, स्पर्श व्यंजन बोलते हैं। ठीक है, संख्या कितनी है, संख्या कितनी है, 25। ठीक है, सबसे पहला आता है का वर्ग।
ठीक है, इनके अपने अलग क, ख, ग, घ, ग। दूसरा आता है च वर्ग। दूसरा क्या आता है? च वर्ग। च, छ, ज, झ, य। तीसरा आता है ट वर्ग। तीसरा है ट वर्ग। ट, ठ, ड, ढ, अण। ठीक है, अब आता है ता वर्ग। ता, था, दा, धा, ना। अगला आता है पा वर्ग। पा वर्ग। पा, फा, बा, भा, मा। ठीक है, ये कितने हो गए? 25। तो स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है? 25। मैंने बताया था कि स्पर्श व्यंजन कहते किसे हैं? जिन व्यंजनों के उच्चारण में क्या होता है, जो जीभ है हमारी वो मुंह के किसी न किसी भाग को क्या करेगी? स्पर्श करेगी, छुएगी, उसे क्या बोलेंगे? स्पर्श व्यंजन कहते हैं। ठीक है, और इनकी संख्या कितनी होती है? 25, जो यहाँ पे बता दिया। का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग। ठीक है, अब इनके भी अलग अलग हो कि ये किससे बोले जाते हैं। जैसे आपने पढ़ा होगा, कंठ से कौन से वर्ण बोले जाते हैं, तालु से कौन से बोला जाते हैं, मूर्धन्य कौन से होते हैं। इस तरीके से इनको अलग अलग उसमें बोला गया। ठीक है, तो इनको मैं एक साथ ही कराऊंगी कि आपके कौन कौन से, जब आपका व्यंजन की वो पूरे भेद 6 कंप्लीट हो जाएंगे तब मैं आपको बताऊंगी, शॉर्ट ट्रिक से बताऊंगी कि कौन से वर्ण किस उससे बोले जाते हैं। ठीक है, कौन से कंठ से बोले जाते हैं, कौन से तालु से बोले जाते हैं, कौन से आपके मूर्धा से बोले जाते हैं। इस तरीके से मैं आपको एक साथ ही कराऊंगी। ठीक है, पहले आपको मैं इसके भेद कंप्लीट कराऊंगी। तो पहला जो मैं स्पर्श व्यंजन आपका कंप्लीट हो गया। ठीक है, और 25 क्या होती है? स्पर्श व्यंजनों की संख्या होती है। ठीक है, अब जो दूसरा आता है आपका, ये आपका स्पर्श व्यंजन हो गया। ठीक है, और इनकी संख्या कितनी है? 25। दूसरा आता है अंतस्थ व्यंजन। क्या आता है? अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन कहते किसे है? पारंपरिक वर्णमाला के बीचों बीच ये आते हैं। ठीक है, पारंपरिक वर्णमालाओं के बीचों बीच आती है और इनकी संख्या जो होती है वो कितनी होती है? 4। य, र, ला, व। ये हमारे क्या है? अंतस्थ व्यंजन है। ठीक है, और ये मैंने बताया कि पारंपरिक वर्णमाला के बीचों बीच आते हैं। अब एक ऐसे, सबसे पहले या और वा, इन दोनों को बोला जाता है अर्धस्वर। इन दोनों को बोला जाता है अर्धस्वर। अर्धस्वर कहते किसे? यानी इनकी कभी ध्वनि स्वर में आती है और कभी व्यंजन में आती है। कभी इनकी ध्वनि जो क्या होती है, जो ध्वनि का मतलब क्या समझते हैं? वर्ण को ही तो ध्वनि बोला गया है। तो जो जब हम इनको बोलते हैं ध्वनि की अर्धस्वर, यानी या और वा जो है अर्धस्वर है, कभी इनकी ध्वनि क्या होती है? स्वर होती है और कभी क्या होती है? व्यंजन। तो इसको लिखो, ध्वनि कभी स्वर, ध्वनि कभी स्वर, कभी व्यंजन, कभी व्यंजन। ठीक है, कभी व्यंजन। या व हमारे क्या है? अर्धस्वर है। अर्धस्वर मैंने आपको बता दिया, ध्वनि कभी स्वर आती है और कभी क्या आती है? व्यंजन। तभी तो अंतस्थ व्यंजन जो है पारंपरिक वर्णमाला के बीचों बीच आते हैं। ठीक है, अब जो इसमें बचे हैं रा, रा को बोलते हैं लुंठित। पेपरों में सीधे सीधे आता है। या वा को क्या बोलते हैं? ऑप्शन में दे देगा वो अर्धस्वर और कुछ ऐसी और दे देगा।
तो रा को बोला जाता है लुंठित, रा को बोला जाता है लुंठित। ठीक है, जिसके उच्चारण में जीभ तालु से लुढ़क कर स्पर्श करे, जिसके उच्चारण में जीभ तालु से लुढ़क कर स्पर्श करे। अब तालु किसे बोलते हैं? तालु आपको तल से भी पता, तल बोलते किसे हमेशा? निचले भाग को। किसे बोलते तल? तल मतलब निचला भाग। तो यहाँ भी तालु यानी कि जीभ के जो नीचे का भाग है। ठीक है, जैसे ये आपकी यहाँ पे जीभ है, ठीक है, ये आपकी इस तरीके से जीभ है, तो ये जो नीचे का भाग है आपका, ये इसको क्या बोलेंगे? तालु। क्या बोलेंगे? तालु। ठीक है, नीचे का भाग क्या है? तालु। और इस ऊपर वाले के भाग को बोला जाता है मूर्धा या मूर्धन्य, मूर्धा या मूर्धन्य। ठीक है, और इसको बोला जाता है तालु। तो जो हमारा रा स्पर्श करें, अब मैंने क्या बताया? तालु किसको बोलते हैं? जीभ के जो निचले का भाग है। ठीक है, तो रा, रा को बोलो रा, तो सीधे एकदम लुढ़क कर क्या हो रही? झटके से कहाँ आ रही? सीधे जीभ रा, तो तालु से टच हो रही है ना, तालु से। मैंने बताया जीभ के निचला भाग क्या है? तालु। तल से भी आप क्या समझते हैं? तल किसको बोलते हैं? निचले भाग को बोलते हैं। और ऊपर का भाग भी आपको बता दिया है कि मूर्धा या मूर्धन्य बोलते हैं। कभी मूर्धा भी लिखा हुआ आता है, कभी मूर्धन्य भी आता है। तो ये दोनों एक ही है। जीभ का ऊपरी भाग को क्या बोलते हैं और निचले भाग को क्या कहते हैं? तो जो हमारा रा है उसे लुंठित यानी कि जिसके उच्चारण में जीभ तालु से लुढ़क कर स्पर्श करे। ठीक है, अब इसमें बचा है ला। अब इसमें बचा है ला। ठीक है, ला को बोलते हैं पार्श्विक। ला को बोला जाता है पार्श्विक। अब पार्श्विक कहते किसे है? जिसके उच्चारण में, जिसके उच्चारण में हवा पार्श्व, यानी इसे बोलते हैं बगल, बगल से निकल जाए। ला को बोला जाता है पार्श्विक। और पार्श्विक किसे कहते हैं? जिसके उच्चारण में हवा पार्श्व यानी कि बगल से निकल जाए, उसे क्या कहेंगे? पार्श्विक। पार्श्विक का मतलब क्या होता है कि हवा जो है, जब हम ला का उच्चारण करेंगे तो हवा क्या होगी? सीधे जीभ के बगल से निकल जाए। ला, ला, इसका उच्चारण खुद करके देखो, ला। ठीक है, तो अंतस्थ व्यंजन की संख्या कितनी बताई थी? या, रा, ला, वा। ठीक है, अब इनका सबका बता दिए। या और वा को क्या बोला गया? अर्धस्वर बोला गया है। और रा को आपको क्या बोला गया? लुंठित। और ला को क्या बोला गया? पार्श्विक। ये पेपरों में सीधे सीधे आते हैं। या वा आपके कौन से वर्ण कहलाते हैं? लुंठित वर्ण आपका कौन सा कहलाता है? और जब आपको पता होगा कि लुंठित कौन सा है और पार्श्विक कौन सा है, तभी आप पेपरों में अच्छे से कर पाएंगे। तो इनसे पेपरों में बहुत आते हैं कि लुंठित कौन सा है, पार्श्विक कौन सा है और इनमें अर्ध वर्ण कौन से है। ठीक है, तो ये आपका दूसरा हो गया अंतस्थ व्यंजन। अब जो तीसरा आता है, जो स्पर्श व्यंजन थी इनकी संख्या 25, अंतस्थ व्यंजनों की संख्या 4। अब तीसरा आता है ऊष्म या संघर्षी। ऊष्म या संघर्षी। अब ऊष्म से आपको पता चल रहा होगा, आपने साइंस में पढ़ा होगा कि ऊष्म कहते किसे? ऊष्म का मतलब गर्मी। ऊष्म का मतलब क्या होता है? गर्मी। और संघर्षी का मतलब भी जिनमें थोड़ा सा संघर्ष करना पड़े, यानी कि गर्मी उत्पन्न हो। जिन इसमें क्या होगा? जिन व्यंजनों के उच्चारण में जो है वायु हवा के मुंह से किसी ना किसी भाग से क्या हो? रगड़ खाकर निकले। यानी जब रगड़ खाकर निकलेगी तो क्या पैदा होगी? गर्मी पैदा होगी। क्या गर्मी क्या होगी पैदा? गर्मी। क्योंकि ऊष्म का मतलब ही क्या है? गर्मी। संघर्षी, जिन व्यंजनों के उच्चारण में थोड़ा सा क्या करना पड़ेगा? संघर्ष करना पड़ेगा। ठीक है, इसलिए इसका नाम क्या रखा गया है?
संघर्षी, ऊष्म या संघर्षी। तो ऊष्म से आप सीधे सीधे समझ गए कि जो जिनको बोलते समय गर्मी उत्पन्न हो। ठीक है, तो जिन व्यंजनों के उच्चारण में जिन व्यंजनों के उच्चारण में वायु या हवा मुंह के किसी भाग से रगड़ खाकर निकले। ठीक है, जिन व्यंजनों के उच्चारण में वायु या हवा मुंह के किसी भाग से रगड़ खाकर निकले उन्हें क्या बोलेंगे? स्पर्श या संघर्षी व्यंजन। और इनकी भी संख्या कितनी होती है? 4। इनकी भी संख्या कितनी होती है? 4। अलग नामों से बोले जाता है, आपने सुना होगा तालव्य सा, दंत्य सा और मूर्धन्य सा किसे बोल। तो जो ये शा, इसे बोलते हैं तालव्य शा। इसे क्या बोलते हैं? तालव्य शा। इसे बोलते हैं मूर्धन्य शा। मूर्धन्य सा। ठीक है, और इसे बोला जाता है दंत्य सा। दंत्य। ठीक है, इस सा को बोलते हैं तालव्य, ये सा मूर्धन्य और सा दंत्य सा। ठीक है, और जो अगला है हा। ये 4 हमारे क्या है? स्पर्शी और संघर्षी व्यंजन। कभी कभी वो स्पर्श ना देके सीधे संघर्षी शब्द दे देगा कि बताइए संघर्षी व्यंजन कौन है। तो आपको पता होना चाहिए कि स्पर्शी को ही क्या बोलते हैं? संघर्ष व्यंजन भी कहते हैं। ठीक है, अब आपके 3 भेद हो गए हैं। अब आता है चौथा जो आता है आपका अनुनासिक व्यंजन। अनुनासिक। चौथा आता है अनुनासिक व्यंजन। अनुनासिक व्यंजन। अब अनुनासिक व्यंजन कहते किसे? अनुनासिक व्यंजन उन वर्णों को कहते हैं जिनसे क्या होता है, जो हवा होती है वो क्या होती है? नाक और मुंह दोनों से निकलती है। नाक और मुंह दोनों से निकलती है। इसमें हवा क्या होगी? हमारी नाक और मुंह दोनों से निकलेगी। इससे पहले मैंने आपको पढ़ाया था अंग अनुस्वार पढ़ाया था। तो उसमें क्या पढ़ाया था कि हवा एक ही जगह से निकलेगी। ठीक है, मुंह से निकलेगी। लेकिन इसमें क्या है? हवा जो है मुंह से भी निकलेगी और नाक से भी निकलेगी। ठीक है, तो उन्हें बोलेंगे अनुनासिक व्यंजन। यानी कि जब हवा, आपको पता है कि नाक से भी निकल रही और मुंह से, तो मैंने बताया था अभी वर्ग बताए थे, का वर्ग, चा वर्ग। तो हर वर्ग के 5वें अक्षर, हर वर्ग के 5वें अक्षर क्या कहलाएंगे? अनुनासिक व्यंजन। अब 5 जैसे बताया था का वर्ग, बताया था का वर्ग, का, खा, गा, घा, गा। तो इसका 5वां अक्षर कौन सा है? गा। कौन सा है? गा। हर वर्ग के 5वें अक्षर क्या कहलाएंगे? हमारे अनुनासिक व्यंजन। जब हम इनका उच्चारण करेंगे गा, तो हवा जो क्या है नाक से भी निकलेगी और मुंह से भी निकलेगी। गा। इसको कुछ लोग सही नहीं पढ़ते, तो इसको बोला जाता है गा। क्या बोला जाता है? गा। ठीक है, अगला था चा वर्ग। चा, छा, जा, झा, या। यहाँ का 5वां अक्षर क्या है? या। क्या है? या।
अब है टा वर्ग, टा, ठा, डा, ढा और अणा। यानी जो ये पांचवें अक्षर है ये कौन से है? अनुनासिक व्यंजन। यानी कि इनके उच्चारण करते समय हवा क्या होगी? मुंह से भी निकलेगी और नाक से भी निकलेगी। उसी को क्या कहेंगे? अनुनासिक व्यंजन। यानी हर वर्ग के पांचवें अक्षर। पेपर में आपका सीधे सीधे पूछा जाएगा कि अनुनासिक व्यंजन किसे बोला जाता है, तो ऑप्शन में आपका ये भी होगा। हर वर्ग के पांचवें अक्षर, हर वर्ग का चौथा तीसरा अक्षर, हर वर्ग का पहला या दूसरा। तो कौन सा बताओगे आप? हर वर्ग का पंचम अक्षर क्या होता है? अनुनासिक व्यंजन। ठीक है, तो ये आपको अच्छे से समझ में आ गया कि पांचों अक्षर का सब पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। हर वर्ग के पांचवें अक्षर क्या है? अनुनासिक व्यंजन। अब आपको ये पहले करा था का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग। यानी हर वर्ग के पांचवें अक्षर ये हमारे क्या कहलाते हैं? अनुनासिक व्यंजन कहलाते हैं। यानी जिन व्यंजनों के उच्चारण में हवा जो क्या होगी वो नाक से भी निकलेगी और मुंह से भी निकलेगी। ठीक है, तो ये आपको अच्छे से समझ में आ गए कि पांचवें अक्षर कहते किसे है? हर वर्ग के पांचवें अक्षर। जिन व्यंजनों के उच्चारण में हवा मुंह और जिन व्यंजनों के उच्चारण में हवा जो होगी मुंह और नाक से निकलेगी। हवा जो क्या होगी? नाक और मुंह दोनों से निकलेगी। यानी हर वर्ग के पांचवें अक्षर हमारे क्या कहलाते हैं? अनुनासिक व्यंजन। अनुनासिक व्यंजन मैंने अभी करा दिए थे, हर वर्ग के पांचवें अक्षर। ठीक है, अब जो पांचवा आता है, जो बताया था आपको, जो मैंने इससे पहले बताया था, जब बताया था कि व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? 33, और उत्क्षिप्त व्यंजन को मिला के कितनी हो जाती है? 35, जो बताए थे डा और ढा। तो अब आएगा उत्क्षिप्त व्यंजन। उत्क्षिप्त व्यंजन। अब उत्क्षिप्त व्यंजन कहते किसे? इसमें क्या होगा? जीभ पहले उठकर मूर्धा को स्पर्श करेगी और फिर क्या होगा? झटके से नीचे आएगी। इसमें जीभ क्या होगी? पहले तो उठकर मूर्धा को स्पर्श करेगी। मैंने जीभ जब मैंने बताई थी कि ऊपरी भाग को क्या बोलते हैं? मूर्धा या मूर्धन्य। ठीक है, तो यहाँ पे जो उत्क्षिप्त व्यंजन है हमारे, ये इनके नीचे बिंदी भी लगी होती है, उत्क्षिप्त व्यंजन। जबकि ये वाले भी होते हैं डा और ढा। टा वर्ग में पड़ा टा, ठा, डा, ढा। लेकिन इनके नीचे क्या लगी हुई है? बिंदी, और इनके नीचे नहीं लगी हुई है। ठीक है, तो एक बिंदी लगने से इनका नाम क्या हो गया? उत्क्षिप्त व्यंजन। ये बाद में जोड़े गए। तो ये जो उत्क्षिप्त व्यंजन है, ये इनके उच्चारण में क्या होता है? जो जीभ है पहले तो उठ के मूर्धा को स्पर्श करेगी और फिर क्या होगा? नीचे झटके से आएगी, डा, ढा। तो हमारी जीभ कहाँ वो टच हो रही है? मूर्धा को स्पर्श करे, डा और ढा। एकदम से ऊपर उठ रही है और फिर झटके से क्या हो रही है? नीचे आ रही। इसके उच्चारण से ही आप इसको आसानी से कर सकते हो। जीभ पहले
जीभ पहले ऊपर उठकर, जीभ पहले ऊपर उठकर मूर्धा या मूर्धन्य, एक ही बात, मूर्धा या मूर्धन्य को स्पर्श करेगी, स्पर्श करेगी, फिर झटके से नीचे आएगी, फिर झटके से नीचे आएगी। ठीक है, जीभ जो क्या होगी, पहले उठकर मूर्धा को स्पर्श करेगी और फिर क्या है, झटके से नीचे आएगी। ड और ढ, इन बिंदियों का आपको विशेष ध्यान देना, क्योंकि पेपर में कंफ्यूज होने के लिए आ जाएगा कि उत्क्षिप्त व्यंजन कहते किसे, वो ये वाले भी दे देंगे, डा डा, फिर दे देंगे डा डा। तो पता होना चाहिए कि जो उत्क्षिप्त व्यंजन है उनमें क्या लगी हुई है, नीचे बिंदी लगी हुई है। ठीक है, तो ये भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि उत्क्षिप्त व्यंजन कहते किसे है। अब जो हमारा लास्ट आता है छठवां भाग, आपके 5 हो चुके हैं। मैंने बताया था कि व्यंजनों के भेद कितने होते हैं, 6, इसमें आपके 5 कंप्लीट हो गया। अब आता है छठवां, अब आपका आखिरी भाग बचा हुआ छठवां। छठवां जो आता है संयुक्त व्यंजन। अब तक सिर्फ व्यंजन चल रहा था, अब है संयुक्त व्यंजन। अब क्या आएगा, संयुक्त व्यंजन। अब संयुक्त किसे कहते हैं, आपने देखा हो एकाकी परिवार, संयुक्त परिवार। तो संयुक्त का मतलब क्या होता है, जिसमें सभी लोग एक साथ रहते हैं। एकाकी परिवार में क्या होते हैं, मम्मी पापा और उनके बच्चे बस। और संयुक्त में क्या होता है, सभी परिवार, दादा दादी, चाचा चाची, सब एक साथ। तो संयुक्त का मतलब क्या होते हैं, इकट्ठे। अब संयुक्त व्यंजन, अब यहाँ पे व्यंजन भी संयुक्त होते हैं जिन व्यंजनों के उच्चारण में अन्य व्यंजनों की सहायता पड़ती है। ठीक है, जिन व्यंजनों के उच्चारण में अन्य व्यंजनों की सहायता लेनी पड़ती है उन्हें क्या कहते हैं, संयुक्त व्यंजन कहते हैं। जैसे मैंने बताया कि संयुक्त परिवार होता है, ऐसे व्यंजन भी संयुक्त होते हैं। तो पहले डेफिनेशन लिखते हैं, जिन व्यंजनों के उच्चारण में, जिन व्यंजनों के उच्चारण में अन्य व्यंजनों की सहायता लेनी पड़ती है, सहायता लेनी पड़ती है। यहाँ क्या होता है, व्यंजनों को भी अन्य व्यंजनों की सहायता लेनी पड़ती है, इसीलिए इनका नाम क्या है, संयुक्त व्यंजन। और इनकी भी संख्या कितनी होती है, 4। कितनी होती है, 4। देखो अच्छा, अच्छा क्या हमारा संयुक्त व्यंजन, अच्छा क्या हमारा संयुक्त व्यंजन। अक्षा, त्रा, ज्ञा और स्रा, ये हमारे 4 क्या होते हैं, संयुक्त व्यंजन। ठीक है, अब इन्हें अन्य व्यंजनों की सहायता लेनी पड़ती है। अब अक्षा कैसे, अक्षा कैसे मिलके बना है, जब हम अक्षा का प्रयोग करते हैं, उच्चारण करते हैं, तो इसमें किसकी ध्वनि आती है, का और सा की ध्वनि आती है। किसकी ध्वनि आती है, का और सा की। तो जब अक्षा को लिखा जाता है तो ये किससे मिलकर बना है, का प्लस सा। किससे मिलकर बना है, का प्लस सा मिलकर बना है अक्षा, का प्लस सा। और सा का भी ध्यान रखना है कि कौन सा सा, इस सा को मैंने अभी बताया था कि इस सा को मूर्धन्य सा कहते हैं। ठीक है, तो जो हमारा अक्षा बना है व्यंजन, वो बना है का और सा से, अक्षा। ऐसी त्रा, त्रा किससे बना है, त्रा किससे बना है, ता प्लस
रा, त्रा। त्रा को बोलते समय क्या उच्चारण हो रहा है? ता और रा का उच्चारण हो रहा है ना, ता और रा, त्रा। अगला है ज्ञा, ज्ञा। इसमें क्या होता है? जा प्लस या, जा प्लस या क्या हो रहा है? ज्ञा, जा प्लस या, ज्ञा। अब श्रा, सा और रा, शा प्लस रा क्या हो रहा है? श्रा। जिन व्यंजनों के उच्चारण में अन्य व्यंजनों की सहायता लेनी पड़ती है उन्हें क्या कहेंगे? संयुक्त व्यंजन कहेंगे। जैसे अक्षर किससे मिलकर बना हुआ है? का प्लस शा, त्रा ता प्लस रा, त्रा। ज्ञा किससे बना है? जा प्लस या, ज्ञा। श्रा किससे बना है? शा प्लस रा। पेपरों में आपका आएगा कि जो आपका अक्षर व्यंजन है वो किससे मिलकर बना हुआ है, तो आपका ऐसा भी आएगा का प्लस सा, का प्लस सा, का प्लस सा। तो आपको विशेष ध्यान यहां से ये भी रखना है कि जो पहले जो लिखे हुए हैं आधा आधा का, ता, जा और सा, इनमें क्या लगा हुआ है? हलंत भी लगा हुआ। क्या लगा हुआ? हलंत। कभी कभी आप जल्दबाजी में कि का प्लस सा बताया था कि का प्लस सा सीधे लगा दोगे, नहीं, ये क्या है? गलत, क्योंकि यहाँ क्या नहीं लगा हुआ है? हलंत नहीं लगा हुआ। जबकि शुद्ध क्या होता है? का प्लस शा, का के नीचे क्या लगा होगा? हलंत लगा होगा। ऐसी ता के नीचे भी क्या लगा होगा? हलंत लगा होगा। जा के नीचे भी हलंत लगा होगा, सा के नीचे भी हलंत लगा होगा। वही आपका क्या हो जाएगा? शुद्ध हो जाएगा। अक्षर किसके मेल से बना हुआ है, ऐसे आपके पेपरों में आएगा। इसी तरीके से त्रा का भी पूछ लेगा, ज्ञा का भी पूछ लेगा और श्रा का भी पूछ लेगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये 6 के 6 भाग, व्यंजनों के जो 6 भाग बताए हो वो अच्छी तरीके से आपको समझ में आए होंगे। आगे कराना वो उच्चारण स्थान नेक्स्ट है। आज के लिए आपके लिए इतना ही काफ़ी है, क्योंकि बहुत ज़्यादा हो जाएगा। और अब अगले वीडियो में आपको बताया जाएगा वर्णों के उच्चारण स्थान। जो मैंने बताया था कि आपको बताया जाएगा कि कौन से वर्ण आपके तालु से बोले जाते हैं, कौन से वर्ण आपके जीभ से बोले जाते हैं, कौन से कंठ से बोले जाते हैं और कौन से आपके ओंठों से बोले जाते हैं। इस तरीके से आपको नेक्स्ट वीडियो में अच्छी तरीके से बताया जाएगा। थैंक यू सो मच।